चैप्टर 7 कुछ दर्द भरे पैल। चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। अर्श ने समक्ष के कहने के अकॉर्डिंग सुबह ही वन्या के कमरे में चला गया चेकअप के लिए। बाहर उसे किसी ने रोका भी नहीं, बस बाहर नरेंद्र जी कुर्सी पर बैठे थे और वो गहरी नींद में थे। उनके चेहरे को देखकर ही साफ पता चल रहा था कि वो कितने थके हुए हैं। आखिर हो भी क्यों न, रात भर वो अपनी बेटी की चिंता में यूं ही चेयर पर ही बैठे रहे हैं। नरेंद्र जी ने सबको तो घर भेज दिया, बस खुद नहीं जा गए। वैसे सही कहते हैं लोग कि एक पिता अपना प्यार जता जरूर सकता है पर कभी बता नहीं सकता। अर्श ने वन्या को देखकर कहा, वैसा समक्ष ने जीवन साथी बड़ा खूबसूरत खोजा है। फिर वन्या को देखकर ही बोला, भाभी आप जल्दी होश में आ जाओ, फिर अपनी जैसी कोई खूबसूरत दोस्त मेरे लिए भी ले आना। आखिरी में भी अब कुंवारा रहकर परेशान हो गया हूँ। लुक ऑफ ट्रायम्फ। लो जी ये डॉक्टर। अर्श तो चेकअप की जगह अपने रिश्ते की बात करने लग गए। सोचो यही बात समक्ष को पता चल जाए तो क्या डॉक्टर अर्श खुद का चेकअप करवाएंगे इसी अस्पताल में। टीयर्स ऑफ जॉय। वही वन्या अपनी नींद में वही पहुंच गई जहां से उसका सपना टूटा था। फ्लैशबैक। सिद्धार्थ गिरने ही वाला था कि उससे पहले एक लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया। उस लड़के ने कहा, संभल कर ब्रो। सिद्धार्थ मुस्कुराकर थैंक यू हेल्प के लिए। रोमित वो लड़का, प्लीज डोंट मेंशन, ये बोल वो चला गया। वही वन्या को सिद्धार्थ को ठीक देखकर जान में जान आई। वन्या के चेहरे को देखकर ही पता चल रहा था कि वो कितना डर गई थी। सिद्धार्थ उसे ऐसे देखकर उसके पास आया और उसके हाथ पकड़कर बोला, मैं ठीक हूँ वन्या, देखो मुझे कुछ नहीं हुआ। वन्या जल्दी से अपने आप को नॉर्मल करके बोली, हाँ हाँ मुझे पता है, तुझे कभी कुछ नहीं हो सकता जब तक मैं हूँ तेरे साथ। सिद्धार्थ ये सुनकर बोला, अच्छा मेरी माँ, अब ये बता करनाल जा रही है ना तू? करनाल जाने का नाम सुनकर वन्या की हंसी गायब होगी और उसके चेहरे पर उदासी छा गई। सिद्धार्थ ने भी उसका ये एक्सप्रेशन नोटिस कर लिया और उसने सीरियस होकर कहा, तू इस बार बात नहीं टाल सकती, तुझे वहां जाना ही होगा। और मैं बहुत सीरियस हूँ, कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये सब सुन वन्या अपने इमोशंस कंट्रोल करके कहा, अरे मैं भूल गई, कृति का प्रैक्टिकल है, उसे नर्वसनेस हो रही होगी, मैं जाती हूँ। तू भी जा, हॉस्पिटल का टाइम हो गया। ये कहकर वन्या भाग गई। वही सिद्धार्थ वन्या वन्या करता रहा पर वन्या एक बार भी नहीं रुकी। फिर सिद्धार्थ खुद से बोला, इस बार तुझे उनका सामना करने से कोई नहीं रोक सकता, मैं खुद तुझे वहां लेकर जाऊंगा, बी रेडी। फ्लैशबैक ओवर। न्यूयॉर्क में वही बूढ़ा आदमी डाइनिंग हॉल में बैठकर खाना खा रहा था। तभी वो अधेड़ आदमी फिर से आया और कहा, बॉस छोटे साहब आपसे मिलने आ रहे हैं। तो वो बूढ़ा आदमी उस आदमी को देखकर बोला, लखन तो जाओ, स्वागत की तैयारी करो, इस गद्दी का राजा शादी करके लौट रहा है। अब इस खेल को खेलने में और भी मजा आएगा। तो लखन गर्दन झुकाकर चला गया। वही समक्ष अभी अपने हेलीकॉप्टर से बाहर आया था और तभी उसके फोन पर अर्श का कॉल आया। समक्ष ने फोन उठाते ही कहा, वन्या कैसी है? अर्श को ये सुनकर हैरानी हुई। जो इंसान अपने भाई जैसे दोस्तों का हालचाल साल में भी एक बार नहीं पूछता था, आज उसे अपनी बीवी का ख्याल हर पल रहने लग गया है। ये तो घोर कलयुग है और दोस्तों के साथ नाइंसाफी भी। अर्श के इन ख्याली पुलावों को ब्रेक तब लगा जब उसे समक्ष की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, जो कह रहा था, कहाँ मर गए हो? जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तब अर्श ने कहा, सॉरी वो नेटवर्क चला गया था। झूठे डॉक्टर साहब स्मग। फिर तुरंत बात बदलकर अर्श बोला, हाँ मैं ये कह रहा था कि वन्या की जांच करने के बाद पता चला है भाभी अपने सपनों में चली गई है। जहां तक मुझे लगता है जब उनको सच्चाई पता चलेगी वो खुद ही किसी शौक के कारण से नींद से बाहर आ जाएगी। ये सुनकर समक्ष ने कॉल कट कर दिया, लेकिन अर्श को इस बात का पता नहीं चला। वो अपनी ही धुन में बोला, यार वैसे भाभी है तो बड़ी खूब। इससे आगे कुछ कह पाता अर्श का फोन बज गया। फोन अर्श के बिल्कुल कान के पास था, बजने से एकदम वाइब्रेट हुआ और डर से अर्श ने फोन छोड़ दिया। टीयर्स ऑफ जॉय। और ये भाई साहब अपना रिश्ता करवाना चाहते हैं जिनसे अपना फोन नहीं संभलता। वही समक्ष के पास उसका बॉडीगार्ड आया जो दिखने में हट्टा कटा था। ये समक्ष का सबसे खास बॉडीगार्ड था जिसका नाम था काली। और क्यों ये खास था ये आपको आगे पता चलेगा। और उसने नज़र झुकाकर कुछ कहा तो समक्ष ने जवाब देते हुए कहा, पहले मेरे विला चलो, मैं बाद में उनसे मिलूंगा।
वही वन्या के चेहरे पर दर्द की लकीरें खिंच गई। फ्लैशबैक, रात हॉस्टल का सीन। वन्या आज की हुई सारी बातों को सोच रही थी। उससे ये समझ नहीं आ रहा था उसे उसके शहर लौटा जाना चाहिए या नहीं। ये हाल की इतना मुश्किल नहीं था, पर कहते हैं न जिस शहर से आपकी बुरी और अच्छी यादें दोनों जुड़ी हो वहाँ बुरी यादें भारी पड़ जाती हैं। ये ही वन्या के साथ हो रहा था। वो वहाँ जाना चाहती थी, अपने माँ बाप के पास जाना चाहती थी, उनसे मिलना चाहती थी, उन्हें गले लगाना चाहती थी और सबसे बड़ी बात वो उन दोस्तों से मिलना चाहती थी जो उसकी जिंदगी थे। वन्या को चंडीगढ़ आए 1.5 साल हो गया था। इस दौरान ना वो घर वालों से मिली थी ना दोस्तों से, बस अपने आप को एक ऐसी जगह गुम कर दिया था जहाँ ना तो किसी की आवाज़ पहुँच सकती थी ना कोई अपना। वन्या इन्हीं ख्यालों में गुम थी कि तभी उसके फ़ोन ने उसका ध्यान खींच लिया, जो कि बहुत देर से बजे जा रहा था और न जाने कितनी बार बजे कर बंद हो गया था। उसने फ़ोन को देखा तो कहीं मिस कॉल थी उसकी मम्मी की और उसके दोस्तों की, और एक कॉल थी उस दोस्त की जिसकी बर्थडे पार्टी पर उसे जाना था। पहले उसने अपनी मम्मी को कॉल करा। वन्या की मम्मी सुमित्रा ने तुरंत फ़ोन उठा लिया। सुमित्रा जी, कहा थी इतनी देर से फ़ोन करे जा रही हूँ, तू ठीक है तो ना? वन्या, मॉम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं वॉशरूम में थी इसलिए कॉल नहीं उठा पाई। सुमित्रा जी, तू कल आ रही है ना? इस बार कोई बहाना नहीं सुनूंगी मैं। तू इस बार नहीं आई ना तो मैं वहाँ आ जाऊंगी तुझे लेने। कल तू मुझे यहाँ चाहिए हर हाल में। वन्या ने उन सभी बातों को सुनकर फिर मुस्कुराहट के साथ कहा, जी माताश्री, मैं कल समझ पर आ जाऊंगी। फिर सुमित्रा जी ने मुस्कुराकर फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखने के बाद वन्या की मुस्कान गायब हो गई। उसने कुछ गहराई से सोचकर कहा, लगता है एक बार फिर साजिश कर रहा है रब तुझसे मिलाने की, लेकिन इस बार देखते हैं कौन पहले साथ छोड़ता है। फ्लैशबैक ओवर। आगे जाने के लिए बने रहे मेरे साथ सिर्फ। चैप्टर 8 बर्थडे पार्टी इनविटेशन। वन्या को नॉर्मल वार्ड में अब शिफ्ट कर दिया था। वन्या के पास एक नर्स रहती थी 24 घंटे और समक्ष ने भी अपने बॉडीगार्ड छोड़ रखे थे जो कि छुपकर नज़र रख रहे थे। वन्या की फैमिली भी हॉस्पिटल में नहीं रुक सकती थी। वन्या के माँ बाबा वृद्ध थे और भाई दिल्ली में नौकरी कर रहा था। ऐसा नहीं था कि उसे वन्या की चिंता नहीं थी, वो रोज की डेली अपडेट ले रहा था फैमिली से भी और डॉक्टर से भी। लेकिन वो अपना काम छोड़कर नहीं आ सकता था और अगर वन्या होश में होती तो वो किसी को भी अपनी वजह से परेशान नहीं होने देती। वैसे भी डॉक्टर्स ने कहा था वन्या को अभी होश नहीं आएगा, इसलिए वन्या के भाई देव ने नरेंद्र जी को भी घर पर रहने को बोल दिया, क्योंकि एक ही दिन में नरेंद्र जी की खुद की हालत खराब होने लगी थी कुर्सी पर बैठे रहने से। वही दर्शनी जी रुद्र को लेकर अपने गुरु जी के आश्रम चली गई थी वन्या की सलामती की दुआ के लिए। आखिर उन्होंने वन्या को बेटी कहा था, तो वो उससे ऐसे दर्द में कैसे देख सकती थी। वही रात के समय न्यूयॉर्क में समक्ष एक बिजनेस पार्टी में था। ये बिजनेस पार्टी एक क्लब में थी। लाउड म्यूजिक और ड्रिंक्स के साथ डांस भी चल रहा था। समक्ष एक कोने में बैठकर ड्रिंक और स्मोक कर रहा था। वो एक ऐसी जगह बैठा था जहां वो किसी को नजर नहीं आ रहा था। वैसे भी उस क्लब में बहुत अंधेरा था, फिर भी लोगों की नज़र समक्ष पर आसानी से चली जाती, क्योंकि सबको अपने बीच एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के मौजूद होने का एहसास हो रहा था। वैसे समक्ष को बिजनेस पार्टीज पसंद नहीं थी, उसे बिजनेस पार्टीज में टाइम वेस्ट करने की जगह वॉलीबॉल खेलना पसंद था या स्विमिंग करना। वैसे भी समक्ष को इन दोनों पसंदीदा कामों के लिए टाइम ही नहीं मिलता था। समक्ष अपने काम में ही इतना व्यस्त रहता था कि एक सामान्य जीवन जीना भूल ही गया था। ये बात सिर्फ समक्ष के करीबी ही जानते हैं। तभी उसी क्लब के मालिक की बेटी, जो कि इसी पार्टी में मौजूद थी और काफी टाइम से उसकी नज़र समक्ष और उसकी बॉडी पर थी, वो समक्ष के साथ आकर बिल्कुल उससे चिपक कर बैठ गई और समक्ष की बॉडी पर हर जगह टच करने लगी। समक्ष एक हाथ से स्मोकिंग करते हुए दूसरे हाथ से उस लड़की का हाथ पकड़ लिया। वो लड़की अपना दूसरे हाथ से समक्ष का हाथ पकड़ हल्का हंसकर बोली, ऐसे मजबूत हाथ आजकल मिलते कहाँ हैं? मैं भी नशे में हूँ और तुम भी क्यों न कुछ नशे में कर लिया जाए, क्या कहते हो? ये कहते हुए वो अपनी बॉडी को रिवील को कर रही थी। वैसे ही उसने बहुत शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी। फिर उस लड़की ने समक्ष के होठों के एकदम करीब जाकर कहा, शादी तो तुमने नहीं करी होगी मैं जानती हूँ।
और अगर कर भी ली तो तुम्हारी बीवी को कुछ पता नहीं चलेगा, बस एक रात की बात है, तुम्हारी बीवी वहां सो रही होगी और तुम मेरे साथ सो जाओ। समक्ष ने अपनी सिगरेट बुझाकर कहा, सही कहा, बस एक रात की बात है। ये कहकर समक्ष ने उस लड़की को गोद में उठा लिया और अपने प्राइवेट कमरे की ओर चला पड़ा। कुछ ही देर में उस कमरे से एक भयानक चीख सुनाई दी। वो चीख इतनी लाउड थी कि लाउड म्यूजिक में भी सबको सुना दे गई। जब सब वहां भागे तो देखा उस लड़की की आंखों से खून निकल रहा था। उसकी आंखों पर कोई केमिकल डाला गया था और एक हाथ भी टूट गया था और लड़की दर्द से रोए जा रही थी। तब तक समक्ष वहां से जा चुका था। जब क्लब के मालिक ने अपनी बेटी को ऐसे हाल में देखा तो अपने अपने बॉडीगार्ड्स को उस लड़के का पता लगाने को कहा जिसने ये सब किया। वही समक्ष अपने कमरे में बैठा वन्या के अस्पताल की लाइव रिकॉर्डिंग देखते हुए बोला, जल्दी होश में आ जाओ प्लीज, मुझसे अब और कंट्रोल नहीं हो रहा है ये सब। समक्ष नशे में बोलते बोलते सो गया। वही वन्या इन सब से बेखबर अपनी नींद और सपने एंजॉय करी थी, दर्द और खुशी दोनों के साथ। फ्लैशबैक। वन्या ने अब दूसरा नंबर सृष्टि को लगाया जिसका कल बर्थडे था। दूसरी तरफ से सृष्टि की आवाज आई, सृष्टि खेलो हाँ बोल वन्या। वन्या, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस मेरी जान। सृष्टि ने हंसकर कहा, मेरी जान को एडवांस में धन्यवाद। ओपन माउथ स्माइल। वन्या या सृष्टि बचपन के दोस्त थे, साथ स्कूल, साथ कॉलेज, पर फिर अपने करियर के लिए उन्हें अलग होना पड़ा। जहां वन्या ने बिजनेस में आना पसंद किया, वहीं सृष्टि ने फैशन डिजाइनिंग को। वन्या, कल तेरी पार्टी कितने बजे और कहाँ है? लोकेशन और टाइम मैसेज कर दे। सृष्टि हैरान होते हुए, कल तू सच में आ रही है? ओ माय गॉड, मैं विश्वास नहीं कर सकती। मुझे ये न्यूज पूरी क्लास को बतानी है। ओ गॉड, आई एम सो एक्साइटेड टू मीट यू। वन्या उधर से फीकी मुस्कान के साथ कहती है, सबको मत बता वरना कोई मेरा नाम सुनकर आएगा ही नहीं तेरी पार्टी में। सृष्टि, ओहो ये क्या बकवास कर रही है? देखियो सब बहुत एक्साइटेड होंगे तुझसे मिलने के लिए, खास करके तेरा बीएफएफ, हमेशा के लिए सबसे अच्छा दोस्त। ये नाम सुनते ही ना जाने क्यों वन्या की आंखों से एक आंसू टपक गया और उसने अपने हाथ की मुट्ठी बनाकर अपनी आंखें बंद कर ली। और फिर उसे एक चेहरा दिखा, हंसता मुस्कुराता चेहरा। उसने तुरंत अपनी आंखें खोल ली और कहा, सृष्टि मैं फिर बात करती हूँ, तू लोकेशन भेज दियो याद से, बाय, गुड नाइट। वन्या ने फिर हिम्मत करके फ़ोन देखा और गैलरी में जाकर कुछ फ़ोटो देखी। वो ग्रुप फ़ोटोज थी। उस फ़ोटो में उसने एक चेहरे को देखा और उस पर हाथ रखते हुए कहा, कल मुलाकात होगी तुमसे, देखते हैं देखते हो या नज़रें चुराते हो। ये सब कहते हुए उसकी आंखों में आंसू भी थे और होठों पर मुस्कान भी। सुबह का वक्त। फ्लैशबैक में ही आज वन्या को सुबह से ही बहुत घबराहट हो रही थी, पर फिर भी सुबह से उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखा हुआ था और जल्दी से रेडी होकर हॉस्टल से बाहर आ गई। बाहर उसका इंतजार सिद्धार्थ कर रहा था और वन्या ने आते ही सिद्धार्थ को घूरा। सिद्धार्थ ने थोड़ा ड्रामा करते हुए कहा, यार ऐसे मत घूर, मुझे डर लग रहा है। वन्या ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, तुझे क्या जरूरत है मेरे साथ जाने की, मैं अकेली चली जाऊंगी। सिद्धार्थ, ऐसे कैसे माने? सिद्धार्थ, वन्या की मम्मी को मॉम ही बुलाता है, मुझे खुद इनवाइट किया है स्पेशल, और वैसे ही तेरे दोस्तों से मिलना है और खुद को इंट्रोड्यूस करना है। आखिर हमने शादी करनी है एक दूसरे से, और स्कूल वाला कोई दोस्त पटाकर ले गया तुझे तो मेरा क्या होगा? वन्या हल्का सा मुस्कुराकर बोली, बाबा बन जायो, बहुत स्कोप है उसमें। ओपन माउथ स्माइल। सिद्धार्थ, जंगली बिल्ली, चुप कर वरना यही छोड़ जाऊंगा और आंटी को कहूंगा तू फिर नहीं आई मेरे साथ। इस बार वन्या ने उससे घूरने वाला लुक दिया। फिर सिद्धार्थ जल्दी से बोला, अब चल, पहले पार्टी में पहुंचाता हूँ फिर घर। वही दूसरी तरफ सृष्टि के पास उसके एक दोस्त का फोन आया। सृष्टि ने फोन उठाया। उधर से आवाज आई, हेलो हैप्पी बर्थडे सृष्टि, थैंक यू। फिर उधर से एक लड़के की आवाज आई, यार आज मैं आ नहीं पाऊंगा, मेरा मन नहीं है। सृष्टि, नहीं लक्ष्य, तुम्हें आना ही है, सब आ रहे हैं एंड आई वॉन्ट यू ऑल्सो। लक्ष्य, सब मतलब व। लक्ष्य कहते कहते रुक गया, लेकिन सृष्टि समझ गई वो क्या कहना चाहता है, तो सृष्टि ने कहा हाँ वो भी। ये सुनते ही लक्ष्य के दिल की धड़कन बढ़ गई और उसने फ़ोन कॉल कट करके जल्दी से दिल पर हाथ रखकर कहा, प्लीज़ जल्दी आना, मैं और इंतजार नहीं कर पाऊंगा प्लीज़। बोलते हुए उसका दिल भर आया। फ्लैशबैक ओवर। आगे जाने के लिए बने रहे मेरे साथ सिर्फ